Hello, dear students. Assalamu alaikum ji. How are you all? So here we have another opportunity to connect with you people. So आज हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल फिजिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बहुत ज़्यादा इजी है और प्लस में इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है, अब पहले हम इसको समझेंगे ये होता क्या है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। When a force is applied, then object may turn around a fixed point. अब ये क्या कहना चाहता है, ये हमें ये कहना चाहता है कि जब भी आपके पास कोई चीज़ किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है। अब नॉर्मली क्या होता था बेटा, नॉर्मली तो ये होता है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव होता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लाइक अभी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक वो किसी न किसी पॉइंट पर फिक्स्ड होंगे। लेट सपोज ये इस साइड पे फिक्स्ड है, अब ये साइड इसकी मूव नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसकी फिक्स्ड पॉइंट हो गई। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, पिवट पॉइंट या हिंज पॉइंट या फिर फुलक्रम भी कहते हैं इसे। इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसको नॉर्मली हम पिवट या फिर फिक्स्ड पॉइंट भी कहा करेंगे। अब इस बॉडी पर जब आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट सपोज हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, तो अब ये बॉडी मूव नहीं होने वाली। ठीक है, सो अब ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होने वाली, मूव तो होगी लेकिन डिस्प्लेस नहीं होगी जिस तरह ये बॉडी हो रही थी। ठीक है, सो उस तरह से ये डिस्प्लेस नहीं होगी। अब ये क्या होगी, टर्न होगी, या तो इस डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स आ जाए तो इस डायरेक्शन में मूव होगी। ठीक है, अब ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वंस अगेन रीड करेंगे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड देन ऑब्जेक्ट में टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। This is called turning effect of force. The point around which object turns is called pivot or hinge or fulcrum. जिसके भी अराउंड बॉडी घूम रही है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, कि यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अराउंड बॉडी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है या बॉडी घूम रही है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे कहा करेंगे पिवट पॉइंट या हिंज पॉइंट, या फिर सिंपली हम इसको फिक्स पॉइंट भी कहा करेंगे, जिसके अराउंड बॉडी ने घूमना है। भी यानी कि कोई बॉडी होगी, उसका कोई एक पॉइंट कहीं पर फिक्स्ड होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और सेम एग्जांपल हमें मिलती है हमारे घरों के डोर्स में। लाइक ये हमारा डोर है, ये हमने डोर बना लिया। सॉरी, अच्छा बेटा, ये हमने डोर बना लिया। तो ये इस तरह का डोर आ गया। अब डोर को हमने इस पॉइंट पे फिक्स कर लिया। एक पॉइंट होता है डोर में जो फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो ड्राइंग को आप आई होप के माइंड नहीं करेंगे, थोड़ी उल्टी सीधी बन रही है। और ये आ गया हमारा हैंडल, जहाँ पे हम डोर को फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है ये तो डिस्प्लेस होने से रहा। ठीक है, जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डोर जब हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डोर इस डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी कि बाहर की तरफ, आपकी तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये यूं खुलकर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह और रोटेट होगा। सो ये एग्जांपल है आपके पास। और इसके अलावा है आपके पास एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ओपनिंग ऑफ अ हिंज्ड डोर, पैडिंग ऑफ अ बाईसाइकिल, लाइक साइकिल का पेडल है जो, वो भी तो फिक्स्ड होता है। तो उसको भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। ओपनिंग ऑफ अ बोतल कैप, एक बोतल ओपनर जो होता है उसको, यानी लाइक इस तरह का कुछ होता है ना बोतल ओपनर, उसको हम सस्पेंड करके फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये साइड फिक्स्ड हो जाती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाता है, बोतल का ढक्कन ओपन हो जाता है। टर्निंग द स्टेयरिंग व्हील, व्हील में, स्टेयरिंग व्हील में भी यही होता है कि सेंटर में फिक्स्ड होता है, उसको भी हम रोटेट कराते हैं तो उसमें भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही प्रोड्यूस होता है। ओके, सो ये टर्निंग इफेक्ट डिपेंड किन किन चीज फैक्टर्स पे कर रहा है, अब वो डिस्कस करने हैं हमने। ये टर्निंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है बेटा, यहाँ पे तो दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो पहला फैक्टर तो वही हो गया कि फोर्स पे, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट, यानी कि रोटेशन, रोटेशन को हम कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट। लाइक अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं डोर पे तो डोर जल्दी ओपन होगा, टर्निंग इफेक्ट जल्दी होगा। अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। सो पहला फैक्टर तो हमारा हो गया फोर्स। और दूसरा क्या है, दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कोई आम डिस्टेंस नहीं है, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम यूं कर सकते हैं कि हमारे घरों में जो नॉर्मल डोर होते हैं, अब डोर में कभी अगर आपने नोट किया हो कि जो हैंडल होता है ना डोर का, वो कोशिश करके बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी कि दूर जितना पॉसिबल है उतना दूर लगाया जा सके।
ठीक है, ये हमारा आ गया डोर। ओके हो गया। तो ये डोर है हैंडल, यानी कि जितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जितना हम ज़्यादा दूर करेंगे, जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है, लाइक फिक्स पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर जाके फोर्स अप्लाई करेंगे, उतनी ही रोटेशन हमारी अच्छी प्रोड्यूस होगी। ये आप अभी घर बैठे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं घर बैठे? डोर है ना आपका, डोर जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के पास जाके फोर्स अप्लाई करें। लाइक यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और टर्निंग इफेक्ट रोटेशन उतनी यानी कि अच्छी नहीं होगी। डोर इजीली ओपन नहीं होगा, और जितना दूर जाके फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डोर इजीली ओपन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसको परपेंडिकुलर क्यों कहा जा रहा है, अब इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और डोर बना लेते हैं। लाइक ये हमने एक डोर बना लिया एक और। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या तो ई कर लिया, इरेजर कर लिया, इस डोर को मिटा देते हैं ताकि हम एक बड़ा डोर बना सकें। इन सबको मिटा देते हैं हम। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं ब्लू मार्कर के साथ। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा डोर बना लेते हैं। टेढ़ा मेढ़ा तो होता रहेगा भाई, ठीक है। अब ये एक बड़ा सा डोर बन गया और यहाँ पे इसका हम फिक्स पॉइंट भी बना लेते हैं। ये हमारा फिक्स पॉइंट बन गया, यानी हिंज्ड पॉइंट, और ये बन गया इसका हैंडल, ठीक है। बट जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है ना, इस कंप्लीट लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये कंप्लीट लाइन हमारी जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बल्कि एक और काम करते हैं, इनको हम लेबलिंग भी कर देते हैं। इसको हम लेबलिंग कहाँ से, ओहो डोर ये हमारा गुम हो गया। दोबारा से डोर बना लेते हैं एक बड़ा सा। ये हमारा एक बड़ा सा और अच्छा सा डोर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा, खैर है। लेकिन आई होप कि आप समझ रहे हैं, समझ आ रही है। ओके, सो हेयर वी हैव ए डोर, और ये जो कंप्लीट लाइन है हमारी, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये कंप्लीट लाइन जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लाइक ये वाली लाइन होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, और इसके साथ ही ये जो लाइन है हमारी, इसके अराउंड बॉडी ने घूमना है, ये जो फिक्स पॉइंट वाली लाइन है हमारी, कहाँ गया वाली लाइन। तो ये जो आ गया हमारा, ये जो हमारी कंप्लीट लाइन है, जिसे हमने हिंज पॉइंट, फिक्स पॉइंट या फिर एक्स ऑफ रोटेशन कहा था, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्स ऑफ रोटेशन। सो अब इन दोनों के दरम्यान में हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं। अब इनको हम क्या समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ रहे हैं। अब ये देखें ज़रा, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरम्यान में, ये डिस्टेंस किस किस के दरम्यान में है? ये डिस्टेंस है भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरम्यान में, और फिर एक्स ऑफ रोटेशन के दरम्यान में। अब इसी डिस्टेंस को देखें ज़रा, ये वाला डिस्टेंस इसके साथ एक्स ऑफ रोटेशन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री की, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री की। दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस तो है लेकिन आम डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनडायरेक्टली हम वर्ड्स में क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट एक्स ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। जितना ज़्यादा दूर होगा रोटेशन उतनी अच्छी प्रोड्यूस होगी, जितना यानी कि डिस्टेंस ये वाला कम होगा उतना ही यानी कि ये रोटेशन भी कम होगी आपकी। तो सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, जब कोई बॉडी फिक्स्ड होगी किसी पॉइंट पर, आप फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। दिस इफेक्ट ऑफ कोल्ड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पर, ये डिपेंड करता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक हो गया, एग्जांपल्स इसके डेली लाइफ से मिल गए। अब है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि वो क्वेश्चन है हमारा पेपर में 2 मार्क्स का। ये 1 मार्क का नहीं आता, ये आता है 2 मार्क्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स, अब मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वही डेफिनेशन है जो मार्किंग स्कीम में रिक्वायर्ड होती है हमें। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये आगे का भले ना लिखें के, लेकिन 1 मार्क होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस की,
और दूसरी मार्क होती है इस वर्ड की परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर अगर आप नहीं कहते तो आपकी एक मार्क कट जाएगी। परपेंडिकुलर वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। किसके दरमियान में ये लिखना चाहे बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने पिवट भी कहा हुआ था, पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस जो था ये वो वाला डिस्टेंस है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला आ जाएगा एफ एन टू डी, और फार्मूला आ गया तो इसका यूनिट भी आ जाएगा हमें। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो फोर्स का एफ एन टू डी हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ओके हो गया। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। लाइक यहाँ पे हमने लिया, ये रहा हमारा पिवट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे हमने लिया भाई एक सी सॉ, तो ये आ गया हमारा सी सॉ। अब एक वेट यहाँ पे हमने सस्पेंड किया और एक वेट ऑपोजिट साइड पे सस्पेंड कर दिया। अब दोनों की वजह से क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से तो बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगी और इस डायरेक्शन, इस वाले वेट की वजह से इस डायरेक्शन रोटेट करना चाहेगी। अब हमारा जो वॉल क्लॉक होता है, ये हमारा वॉल क्लॉक है। ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट सपोज इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मली 12, और ये आ गया 3, और ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया हमारा 9। तो वॉल क्लॉक की जो नीडल्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं, 12 to 3 इस डायरेक्शन में। अगर हमारा टर्निंग इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है तो उसे कहेंगे क्लॉकवाइज। इसके उलट डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज है। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है अगर, लाइक इस तरह की, तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। सो इस वाले को देखें, इस वाले की मोमेंट कौन सी है, वॉल क्लॉक वाली सेम है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। इसकी मोमेंट जो प्रोड्यूस होगी, और इस वाले की होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को हम नॉर्मली ए सी डब्ल्यू से लिखा करेंगे आगे से, सी डब्ल्यू फॉर क्लॉकवाइज एंड ए सी डब्ल्यू फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। तो इनको हम रीड कर सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट टर्न्स क्लॉकवाइज एंड देन टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये लाइन भी आप रीड कर लें। ओके जी। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है भाई, इक्विलिब्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। इक्विलिब्रियम क्या, ओ भाई ऊपर कहाँ जा रहे हो, नीचे आ जाओ। इक्विलिब्रियम क्या है भाई, इक्विलिब्रियम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ रेस्ट वाली है। इक्विलिब्रियम कौन सी होगी इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कौन है जो बैलेंस्ड हो, कहीं भी मूव ना करे। कोई भी रॉड वगैरह होगी वो बैलेंस्ड होगी, कहीं भी मूव नहीं करेगी। ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। सो इसकी दो कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है भाई, सम ऑफ फोर्सेस इन वन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फोर्सेस इन अनदर डायरेक्शन। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लाइक ये बॉडी है हमारी, सॉरी इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब ये है हमारी बॉडी, कोई बॉडी पर दो फोर्सेस अप्लाई इधर से हो रही हैं, एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स ये आ गई। ये है लेट सपोज 10 न्यूटन की, और ये वाली फोर्स है 5 न्यूटन की। अब हम चाहते हैं कि ये बॉडी मूव ना हो। टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है सेम डायरेक्शन में, 15 न्यूटन। सो यहाँ से भी उतनी ही फोर्स आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बॉडी मूव ना हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब रेस्ट में हो। रेस्ट में होगा क्या मतलब, इस डायरेक्शन में अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 15 न्यूटन अप्लाई हो रही है तो इस तरफ से भी 15 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। तो हम कहेंगे दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इन फोर्सेस को कहेंगे ये बैलेंस्ड हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी और बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। हम कहेंगे बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। सो इक्विलिब्रियम का मतलब हम क्या समझेंगे भाई टॉपिक में, इस चैप्टर में, कि बॉडी क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में है। ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ आ गई, सम ऑफ फोर्सेज इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेज इन अदर डायरेक्शन। सेम अप एंड डाउन के लिए भी हो सकता है। अब दूसरी क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके। तो इसको हम यहाँ पे अगेन समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सी सॉ है। सी सॉ को हमने यू बना लिया। अच्छा जी। अब यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो बॉडी मूव कर रही है, अब यहाँ पे जब हमने वेट सस्पेंड किया, ये वाला वेट जो सस्पेंड किया है, इसका वेट जो होगा दैट वेट विल बी एक्चुअली फोर्स। ठीक है। सो और ये आ गया इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे हमने कहा था।
एफ एन टू डी की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो बॉडी रोटेट होगी इन दिस डायरेक्शन, वो रोटेशन सिर्फ एफ पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ डी पे डिपेंड नहीं कर रही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पर भी, डिस्टेंस पर भी। कंबाइनली हम कहेंगे मोमेंट पे डिपेंड कर रही है। ये रॉड जो मूव होगी वो मोमेंट की वजह से होगी, not only due to force, not only due to distance. So it will rotate due to moment, not only F and D. हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे मोमेंट की वजह से। कि अब ये हो गई इसकी क्लॉकवाइज मोमेंट, इस डायरेक्शन में आ रही है। हम चाहते हैं बॉडी अब भी इक्विलिब्रियम में रहे, अब भी मूव ना करे, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी इस तरफ भी सस्पेंड करेंगे। अब इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इस बॉडी का वेट भी उसके जितना ही होना चाहिए, अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या ज़रूरी क्या है कि इन दोनों की मोमेंट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी एफ आ गया और इसका भी ये वाला जो डी है ये डिस्टेंस आ गया, और इसकी वजह से मोमेंट जो प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज हमने लिख लिया ACW, और इसकी मोमेंट होगी क्लॉकवाइज। सो दोनों की मोमेंट बैलेंस होनी चाहिए, इसको रोटेट फोर्स नहीं करा रही, डिस्टेंस नहीं करा रहा, मोमेंट करा रही है, और एंटी क्लॉकवाइज में भी मोमेंट करा रही है। सो दोनों की मोमेंट अगर इक्वल होगी तभी जाके बॉडीज बैलेंस होंगी, अदरवाइज बॉडीज बैलेंस नहीं होंगी। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके हो गया। तो ये कंडीशन है अगर बॉडी आपने इक्विलिब्रियम में रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है भाई, अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये मैं भी पास पेपर्स में भी आज या कल 1-2 दिन में दिखा दूंगा कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है फॉर एन ऑब्जेक्ट या फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा भाई, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो F1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू D2। तो इसको हम F1 D1 अगर ना भी लिखें, हम सिंपली इतना लिख सकते हैं कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी। तो क्लॉकवाइज का F इंटू डी इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज का F इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं हम एफ इंटू डी। ये फार्मूला भी हमारा सही है, ठीक है बेटा। सो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, या इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये एफ इंटू डी, एफ इंटू डी क्या है, मोमेंट है, क्लॉक वाइज वाली या एंटी क्लॉक वाइज वाली। दोनों जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक यानी कि कोई भी रॉड बैलेंस नहीं हो सकेगी। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ओके हो गया। सो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझा दूँ के जो है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक सीसॉ बना लेता हूँ। एक मैंने सीसॉ बना लिया, अब इसको मैंने सेंटर पे बैलेंस कर लिया। अब बेटा इस तरफ जो लोड है ना मेरा, लेट सपोज वो है हमारा 10 न्यूटन का, ये रफ एग्जांपल ले रहे हैं, और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये बढ़ा हुआ है, और इसकी जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, जिस एक्चुअली क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इसको बैलेंस करना है, मेरे पास एक बॉडी है, इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन की बजाय वो है 20 न्यूटन, ठीक है। अब वेट कितना है हमारे पास, 20 न्यूटन। अगर पूछा जाए, अब इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरफ तो आपके पास 10 न्यूटन है वेट, और इस तरफ कितना है 20 न्यूटन। सो हमें तो लगेगा भाई जिस तरफ वेट ज़्यादा है बॉडी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ये वाली मोमेंट ज़्यादा होगी। ये वाली मोमेंट कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके जी। सो इसको ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गई इसकी, लेकिन हम चाहते हैं ये रोड क्या रहे, बैलेंस रहे, हम चाहते हैं ये रोड मूव ना करे, ओके हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये इससे कितनी दूर हो, इसका ये वाला डिस्टेंस बताए कि कितना दूर रखें कि ये रोड बैलेंस रहे। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि 20 न्यूटन जिस तरफ है, जिस तरफ वेट ज़्यादा है उसी तरफ आपकी मोमेंट भी ज़्यादा हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने शुरू में ही कहा था मोमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ना सिर्फ फोर्स पर, ना सिर्फ डिस्टेंस पर, बल्कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन एफ इंटू डी पर। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो एक तरफ अगर फोर्स ज़्यादा हो गई है तो उस तरफ का डिस्टेंस कम कर लेंगे,
ठीक है, खैर हम देखते हैं कि क्या है भाई। अगर हमने कंडीशन क्या है कि ये रोड बैलेंस होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई बैलेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो क्लॉकवाइज में भी आता है एफ एन टू डी और एंटी क्लॉकवाइज में भी एफ एन टू डी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाली फोर्स कौन सी थी, 10 न्यूटन, फोर्स उसकी लिख ली हमने 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई क्लॉकवाइज का डिस्टेंस कितना था 2 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 2 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज का, इसका वेट भी 10 न्यूटन। सो इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स वो है 20 न्यूटन, इसका डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है तो इसको डी लिख लिया, 10 इंटू टू ये हो गया हमारे पास 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई, सो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डी सेम डिवाइड बाय 20, सो 20 20 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1 मीटर। सो जिसका वेट ज़्यादा है हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस 1 मीटर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और जिसका वेट कम है उसका डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ये रॉड बैलेंस रहे। तो ये हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का। ठीक है बेटा, सो इसके अब हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स सी कहाँ गए, ये रहे हमारे पास पास पेपर के इसके क्वेश्चंस, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको हम स्क्रीन फुल कर लेते हैं। ओके भाई, सो हेयर वी हैव, ये से माय एग्जाम्स के क्वेश्चन है, इसको मैं कोशिश करता हूँ अगर थोड़ा सा जूम हो पाए तो। ओके, आई हैव डन इट। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम पिविटेड। अच्छा, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मैं कोशिश करता हूँ जब मैं मुझे डायरेक्टली यानी कि क्वेश्चन रीड करना होता है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन रीड कर लेता हूँ। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम। अब मैं देखूंगा कहीं बैलेंस लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम का उसने वर्ड लिख लिया, मतलब ये रॉड हमारी बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम में है, कहीं भी मूव नहीं कर रही। अब यहाँ पर सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो बच्चे क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं, नोटबुक नोट्स वगैरह बना रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बल्कि एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट। अब यहाँ पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस में सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो यही करते हैं कि डिस्टेंस वो पिवट से मेजर नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू गलती जो करते हैं वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी वाले की मोमेंट क्लॉकवाइज है, कौन सी वाली फोर्स की मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये दो हमारी बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों में होती हैं। क्या क्या मैंने बताया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट, नंबर वन। एंड नंबर टू क्या थी, नंबर टू थी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एंड विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक हो गया, तो हम क्वेश्चंस करते हैं, इसी की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। सबसे पहले बीम बैलेंस है हमारे पास, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस होंगे, हम चेक करते हैं ये वाली वेट। अब जब बॉडी रोटेट होती है ना, वो हमेशा रोटेट होती है पिवट की तरफ, फोर्स की वजह से जब बॉडी रोटेट होगी वो हमेशा रोटेट होगी पिवट की तरफ। अब ये वेट ऑफ बीम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये उसका सेंटर ऑफ वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो इसकी वजह से मोमेंट होगी ये वाली। सो ये कौन सी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, इसको पूरा करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इस वाली फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है इन दिस डायरेक्शन, वो होगी हमारी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक हो गया, अब बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है भाई, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज का भी एफ एन टू डी एंड इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज का भी एफ एन टू डी। ठीक है, क्लॉकवाइज कौन सी थी हमारे पास, 60 न्यूटन वाली, तो 60 न्यूटन, उसका वेट लिख लिया, उसकी फोर्स लिख लिया हमने 60 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा जी, इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर नहीं है, अगर आपने लिखा 20 सेंटीमीटर आंसर होगा गलत। हमने पहली बात क्या बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना है टोटल 50 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हम 50 लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 20 नहीं लेंगे। तो ये एफ यानी कि वेट, वेट हमने फाइंड करना है, तो हमने इसको फोर्स ही लिख लेते हैं, एफ ही लिख लेते हैं या डब्ल्यू लिख लें, इनटू डी। अब एंटी क्लॉकवाइज का जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है, और डिस्टेंस भी इसी का लिखेंगे, पिवट पॉइंट से इसी का डिस्टेंस कितना है, जो फोर्स है डिस्टेंस भी वहीं तक 30, तो ये लिख लिया हमने 30, 60 इंटू 50 ये हो जाएगा हमारे पास 3000। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू 30 एफ,
एफ हमने सेम लिख लिया, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई, इज इक्वल्स टू नहीं था यहाँ पर था मल्टीप्लाई एफ इंटू 30। ओके ठीक है, एफ इंटू 30, सो 30 वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 30। सो जीरो जीरो के एक जीरो के साथ कैंसिल, एंड 3 का टेबल 300 पे 100 टाइम्स, सो आंसर विल बी 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। ओके हो गया। तो क्वेश्चन 2 फिलहाल हमने नहीं पढ़ा। ओके, वन मोर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देख लेते हैं हम कितना ट्रिकी है। सो ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, नो डाउट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म प्लैंक इज पिवटेड एट बल्कि हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, जो कि वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड एट एक्स पॉइंट, ये रहा हमारा, एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है। लाइक हम इसको यूं कह सकते हैं कि एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है या तो इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एरो भी तो नहीं गिवन, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में? चलो बाद में डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है हमने और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। सो जो अननोन है उसे हम फिलहाल अननोन ही रहने देते हैं। इन दोनों फोर्सेस को देख लेते हैं। इस वाली फोर्स की वजह से मोमेंट इस डायरेक्शन में और इस वाली फोर्स की वजह से मोमेंट इस डायरेक्शन में। सो 8 वाली की मोमेंट कौन सी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक। और 12 वाली की एंटी क्लॉकवाइज। सो मोमेंट हमेशा होती है हमारी पिवट की तरफ, ठीक है। तो उसको फिलहाल हमने एलिमिनेट कर दिया एक्स को। हम देख लेते हैं कि क्या ये रोड बैलेंस है या नहीं। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं ये भी लिखा होगा यूनिफॉर्म पिवटेड एट मिड पॉइंट। अच्छा ये है, ये लिखा हुआ है कि बैलेंस दी प्लैंक, प्लैंक को हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। तो क्लॉकवाइज में फोर्स कितनी है भाई? 8 न्यूटन। हमने क्लॉकवाइज का भी एफ इंटू डी लिख लिया और एंटी क्लॉकवाइज का भी एफ इंटू डी लिख लिया। ये मोमेंट का फार्मूला आ गया। क्लॉकवाइज की एफ कितनी है भाई? 8 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय क्लॉकवाइज का डिस्टेंस कितना है? क्लॉकवाइज का डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेंगे, पिवट से लेकर ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है जी? 2 मीटर। क्लॉकवाइज का डिस्टेंस आ गया 2 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स कितनी है? 12 न्यूटन। तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टेंस कितना है हमारा? पिवट से लेकर इसी फोर्स तक का डिस्टेंस ये वाला 2 मीटर। इसका डिस्टेंस है 2 मीटर। 8 इंटू 2 ये हो गया हमारा 16 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 ये हो गया 24, ठीक है। कौन सी वाली मोमेंट ज्यादा है? 24 वाली, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाली। एंटी क्लॉकवाइज वाली मोमेंट ज्यादा है, मतलब हमें तो बैलेंस करना है, मतलब एक और फोर्स भी तो अप्लाई हो रही है। उसकी जो मोमेंट होगी, अब सुने, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बाकी क्या है भाई? बैलेंस हमें करना था बैलेंस, लेकिन ये अब बैलेंस नहीं है। मोमेंट ज्यादा है कौन सी वाली? एंटी क्लॉकवाइज वाली। मतलब इतनी ज्यादा है, मतलब हमें इस फोर्स की वजह से, जो एक्स पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फोर्स की वजह से कौन सी मोमेंट चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये आप आई थिंक बात समझ पा रहे होंगे। हमने कोशिश की कि बैलेंस हो, हमने सॉल्व किया, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं है इन दोनों की फोर्सेस की वजह से। तो अब उसने तो कहा था ये बैलेंस है प्लैंक। तो बैलेंस के लिए क्या जरूरी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस हो। मतलब बैलेंस नहीं है, क्लॉकवाइज वाली कम है। मतलब एक्स वाली फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी, वो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज वाली, क्लॉकवाइज को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसने क्या करना है? बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं है। क्लॉकवाइज कितनी है? 16 है। 16 है मतलब 24 से कम है। कितना कम है? मतलब ये तो हमें समझ आ गया कि इस एफ की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज कम है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज कब होगी? जब फोर्स ऊपर अप्लाई हो, या क्लॉकवाइज तब होगी जब फोर्स नीचे अप्लाई हो? सो द आंसर इज क्लॉकवाइज तब होगी जब फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो, ठीक है। सो दिस विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके जी, ये तो हमें समझ आ गया। इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो होगी क्लॉकवाइज, ये तो हमें समझ आ गया, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स। सो डाउनवर्ड्स वाले दोनों ऑप्शन चले गए हमारे। ये भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। बाकी या तो ये, या तो ये, या तो बी या तो डी। अब फोर्स कितनी होनी चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर। मतलब एफ इंटू डी, एफ इंटू डी मोमेंट तो प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से कितनी कम है उतनी ही प्रोड्यूस होगी। 24 माइनस 16 करेंगे तो आंसर विल बी 8। 8 का कैसे पता चला? ये 8 क्यों आ रहा है
भाई मोमेंट को बैलेंस करना है, ये मोमेंट कितनी कम है, कितनी कम है, द आंसर इज 8 न्यूटन मीटर का डिफरेंस है। तो इसकी इस वाली फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगी वो 8 होगी, ताकि वो 16 में प्लस होकर दोनों साइड 24 बन जाएगी। तो इस वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितनी होगी। अब इसी फोर्स का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पिवट से। तो पिवट से इसका डिस्टेंस है 4 मीटर, 2 मीटर नहीं है, तो 4 मीटर डिस्टेंस लिया जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पिवट पॉइंट। So F will be equals to 8 divided by 4 and it will become 2. So force का आंसर आएगा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन अपवर्ड्स। So the answer B is correct। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। कैसे भाई, व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स F। ये F है, इस फोर्स की हमें साइज फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली है कि बीम कहाँ गई, पिटेड बैलेंस, ये रहा हमारा बीम इज बैलेंस्ड। ठीक है, बीम बैलेंस है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो 60 न्यूटन की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो है ये वाली, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक, सो पहले तो हमने क्या करना है, इनको कैटेगराइज करना है। और 30 न्यूटन की वजह से जो हो रही है वो है एंटी क्लॉकवाइज। और इस एफ की अब डायरेक्शन हमें गिवन है, तो इसकी वजह से जो भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो भी पिवट की तरफ होगी, वो भी होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज की मोमेंट है 2, क्लॉकवाइज की है 1, लेकिन उसने कहा बैलेंस है। बैलेंस की कंडीशन तो यह है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो एंटी क्लॉकवाइज में 2 है तो हम 2 एडिशंस कर लेंगे, और क्लॉकवाइज में 1 ही है तो क्लॉकवाइज में लिखा F इंटू डी इज इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज में 2 है तो अब हम लिखेंगे F इंटू डी प्लस F इंटू डी, यानी कि दो दो मोमेंट्स हैं। ओके हो गया। सो क्लॉकवाइज की F इंटू डी कितनी है भाई, क्लॉकवाइज की फोर्स है 60 न्यूटन ये वाली। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 60 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस भी इसी का, कहाँ से, पिवट से। पिवट से इसका डिस्टेंस कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर। सो ये आ गया 30 इज इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में एफ इंटू डी, एफ इंटू डी जो नॉन है पहले उसको कर लेते हैं 30, इसकी फोर्स हो गई 30 न्यूटन और इसका डिस्टेंस है पिवट से 40, तो इसको हमने लिख लिया 30 इंटू 40, 30 मल्टीप्लाइड बाय 40। यस, एफ फाइंड करना है, ये वाली फोर्स इसकी भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली एफ हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से, ये वाला 20 नहीं लेंगे, डिस्टेंस लेंगे पिवट से, पिवट से कितना है 50, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 50। ओके, तो इसको कैलकुलेशन है सिंपली, 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 1800 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40 इंटू 30, ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल्स टू 50 एफ। सॉरी, ये इज इक्वल्स टू नहीं है, ये है हमारे पास प्लस। ओके, सो इसको हम यहाँ पे करेक्शन यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी प्लस साइन। ठीक, तो 1200 वहाँ पे प्लस हो रहा है, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है उसे अकेला करना होता है। 1200 वहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1800 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 50 एफ। ओके, 1800 में से माइनस करेंगे 1200 तो इट विल बिकम 600 ओनली इज इक्वल्स टू 50 एफ। अब एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 50 वहाँ जाकर डिवाइड में आ जाएगा, 600 डिवाइड बाय 50 विल बी इक्वल्स टू एफ। 0 0 के साथ कैंसिल, 5 का टेबल 60 पे इट विल 12 टाइम्स, सो एफ इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। आई थिंक मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, 12 न्यूटन ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल वेट ऑफ द लोड एंड द व्हील बेरो इज शोन। ओके, बैलेंस है। अब पिवट पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा पिवट पॉइंट आपका, ये रही एफ। अच्छा जी, इस एफ की वजह से मोमेंट होगी इस डायरेक्शन में, विच इज एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली, एंटी क्लॉकवाइज। और इस फोर्स की वजह से फोर्स मोमेंट होगी इन दिस डायरेक्शन विच इज एक्चुअली क्लॉकवाइज। तो बैलेंस है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारे पास क्लॉकवाइज वाली फोर्स कितनी है भाई, 600, डायरेक्ट मैंने लिख लिया एफ इंटू डी की लिखने की बजाय, और इसका डिस्टेंस कितना है 70 सेंटीमीटर, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, 70 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स हमने फाइंड करनी है, ये वाली फोर्स फाइंड करनी है, और उसका डिस्टेंस कितना लेंगे पिवट से, डिस्टेंस हमेशा पिवट से, 70 प्लस 50 इट विल बिकम 120।
तो 120 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा लेंगे, 600 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय 120। तो इसको हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, एक जीरो से कैंसिल, 6, अच्छा जी, हम कर लेते हैं, 2 के टेबल से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से इसे कर लूँ। 600 मल्टीप्लाइड बाय 7 and divide by 12, so it will become 350। so 350 आंसर है हमारा ए। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर ये पीडीएफ फाइल किसी को चाहिए हो तो गूगल से आप वो कर सकते हैं, क्या नाम है, सेव माई एग्जाम्स के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये किसी को चाहिए हो तो ये भी मैं पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। ओके जी, सो आई थिंक कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बाकी इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी, बहुत इजी है। मैटर्स वाली बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें अगर रीडिंग से खुद को समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 03337248 050। सो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर लें तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच जी, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।